नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 20 इंडिया और मैं हूं आपके साथ सुरेंद्र सोनी। वर्तमान हालातों को देखते हुए कानून में कई तरह के ऑप्शन हैं और कहते हैं कि कानून से बढ़कर कुछ नहीं। वहीं आज इन परिस्थितियों में आम इंसान को कैसे कानूनी ऑप्शन से राहत मिल सकती है, कैसे एक आम आदमी कानून से राहत पा सकता है, कैसे उसको कानूनी राहत मिल सकती है। आज हमारे साथ हमारे खास मेहमान राजस्थान के टॉप 10 राजस्थान हाई कोर्ट के विख्यात एडवोकेट रविंद्र सिंह हिरण हमारे साथ मौजूद हैं खास चर्चा के लिए। इनसे ही जानते हैं कि कानून क्या है, कैसे कानून एक आम इंसान को राहत दे सकता है। सबसे पहले सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास मुलाकात कार्यक्रम में। नमस्कार, थैंक यू वेरी मच। सर, मेरा पहला सवाल आपसे यह रहेगा कि आईपीसी और सीआरपीसी में क्या अंतर है? सर देखिए, ऐसा है कि आईपीसी और सीआरपीसी में बहुत डिफरेंस है। आईपीसी जो है वो सब्सटेंशियल लॉ है। सब्सटेंशियल लॉ का मतलब ये होता है कि जो कानून में सजाएं होती है और जिन जिन तरीके के क्राइम्स होते हैं वो क्राइम को डिफ़ाइन करता है कि ये क्राइम है, उसके लिए ये सज़ा होगी। तो आईपीसी के अंदर चोरी हुई, मर्डर हुआ, रेप हुए, एक्सटॉर्शन हुआ, इस तरह की जो है वो सारी डिफ़ाइन की हुई हैं। उनके लिए कितनी सज़ा होगी, उनका सारा प्रावधान आईपीसी के तहत होता है। सीआरपीसी जो है बेसिकली वो प्रोसीजर लॉ है। तो इन दोनों में बहुत डिफ्रेंसिएशन है कि जब आप उस क्राइम होता है, अब आप उसको कैसे डील करेंगे। तो पुलिस वाला के पास जो इन्वेस्टिगेशन के पावर्स हैं वो सीआरपीसी के तहत आते हैं। कोर्ट उसकी पूरी ट्रायल कैसे चलाएगी वो सीआरपीसी के होता है। तो बेसिकली एक जो है वो सब्सटेंसिव लॉ है विच इज़ आईपीसी, और सीआरपीसी जो है वो आपका प्रोसीजर लॉ है। तो ये इन दोनों में मुख्य डिफरेंस है। बिल्कुल, जिस तरीके से दोनों में कहीं ना कहीं एक बड़ा अंतर नज़र आता है, वहीं आम लोगों को एफआईआर लोगों की दर्ज नहीं होती है। ऐसी परिस्थिति में कानून की किताब में क्या ऑप्शन है एफआईआर दर्ज करवाने के लिए? देखिए, ऐसा है कि प्रावधान है, अगर मान लीजिए एफआईआर दर्ज नहीं हो रही है, आप उसको फेस कर रहे हैं, तो बेसिकली ये होता है कि ये सेक्शन 154 सीआरपीसी के तहत दर्ज होती है। आपके पास जो ऑप्शन अवेलेबल है वो ये है कि आप उसको पोस्ट से भेजें। अगर आपके थाने वाले नहीं सुन रहे हैं तो आप रजिस्टर्ड ईडी करें, उसके बाद वो ईडी की जो है कॉपीज़ आप संभाल के रखें। एंड सेक्शन 156(3) 156(3) ऑफ सीआरपीसी गिव्स यू द पावर कि आप कोर्ट जाएं, अपना परिवाद या कंप्लेंट लेके और बताएं कि साहब हमने वहाँ पे जाके थाने में ट्राई की है, रजिस्टर्ड ईडी से भी भेजा है, हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। तो सेक्शन 156(3) ऑफ सीआरपीसी में आपके पास प्रावधान है जब आप कोर्ट के थ्रू उसको रजिस्टर करवा सकते हैं। तो क्या लगता है कि आपको कितने प्रतिशत लोगों की एफआईआर कटती है, कितने प्रतिशत लोगों की एफआईआर नहीं कटती? ऐसा क्यों कहीं ना कहीं एक भेदभाव भी कहीं ना कहीं नज़र आता है? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, ऐसा नहीं है। एफआईआर तो बराबर कटती है। जहाँ फैक्ट्स होते हैं, जो प्राइमा फेसी अगर कहीं क्राइम हुआ है तो एफआईआर तो कटती है भारत में, ऐसी बात नहीं है। बट कुछ मैटर्स ऐसे होते हैं जो कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, जहाँ पे कहीं प्रेशर्स होते हैं या कहीं पे कुछ दबाव होता है, उन परिस्थितियों में कई बार एफआईआर इतनी आसानी से नहीं कटती है। वो जो कारण है वो ये है कि इन्वेस्टिगेटिंग जो ऑफिसर है वो कंफ्यूज्ड है या वो समझ नहीं पा रहा है। तो ऐसी परिस्थितियों में ऑप्शंस रहते हैं, जब आप सीनियर ऑफिसर के पास जाएं, अपने मुद्दे को रखें, उनको समझाएं। ऐसी परिस्थिति में डेफिनेटली आपका प्रशासन मदद करता है, पुलिस एफआईआर रजिस्टर करती है। अच्छा, जिस तरीके से आम तौर पर देखा जाता है कि एक एफआईआर दर्ज करवाने के लिए एक आम पब्लिक को कोर्ट का रुख करना पड़ता है, वकील साहब, ये सबसे बड़ी देश की विडंबना है। ऐसा क्यों होता है? देखिए, ऐसा है कि मैं तो ये नहीं मानता हूँ, बिकॉज इन द सेंस कि एफआईआर कट रही है एज आई सेड बिफोर, लेकिन क्या होता है कि कई बार जहाँ कोई पॉलिटिकल प्रेशर हो जाता है या कोई बिजनेसमैन है जो इन्फ्लुएंस रखता है, ऐसी स्थितियों के अंदर कई बार एफआईआर में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आती है। बट आपके पास ऑप्शन खुले हुए हैं, आप एसपी के पास जाएं। अगर मान लीजिए आपको उस डिस्ट्रिक्ट में न्याय मिलने की चांसेस थोड़ी कम है तो आप आईजी के पास जाएं, जो कि जोनल हेड होते हैं। उनके पास वेरियस डिस्ट्रिक्ट्स होती हैं, वो आपका इन्वेस्टिगेशन जो है वो दूसरे डिस्ट्रिक्ट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, उनके पास पावर होता है, तो हो जाता है। ऐसा नहीं है, मतलब एफआईआर तो दर्ज होती है, नहीं है तो फिर कोर्ट का ऑप्शन तो खुला ही है। लेकिन सवाल ये है कि कोर्ट का रुख क्यों किया जाता है? क्या ऐसी परिस्थितियां होती हैं कि व्यक्ति को कोर्ट जाने पर मजबूर होना पड़ता है?
ऐसा होता है कि जो डिफ्रेंशिएशन जो कंप्लेनेंट का जो थॉट प्रोसेस होता है और जो पुलिस का थॉट प्रोसेस होता है उसके बीच में तालमेल कई बार नहीं बैठ पाती है। तो उसमें जब जो कंप्लेनेंट है वो डिससेटिस्फाई अगर हो जाता है कि साहब पुलिस मेरे हिसाब से इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रही है, उस तरह की परिस्थितियों के अंदर फिर वो कोर्ट का सहारा लेना पड़ता है एक्चुअली। वरना अगर पुलिस और कंप्लेनेंट के बीच में अगर डिफरेंस नहीं है तो फिर मेरे ख्याल से कोर्ट जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर उसको लगता है कि नहीं मेरे हिसाब से इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रहा है, उसको लगता है कहीं बायस है पुलिस या इन्वेस्टिगेटिंग जो एजेंसी है वो मेरे हिसाब से नहीं कर रही है, तो फिर वो कोर्ट का रुख लेने पे कोर्ट पे फिर विश्वास रखते हैं वो लोग। जिस तरीके से ऐसा भी देखा जाता है कि किसी मामले पर यदि किसी व्यक्ति का गलत अनुसंधान हुआ है, ऐसी परिस्थिति में परिवादी को क्या करना चाहिए? कानून की किताब में क्या ऐसा प्रावधान है जिससे कि परिवादी को राहत मिल सके? देखिए हमारे पास जो सबसे अच्छा तरीका है वो ये है कि अगर मान लीजिए आपको ऐसा लग रहा है कि जो भी आपके थाना अधिकारी हैं या इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हैं अगर आपके साथ सही इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहे हैं, आपके स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड नहीं हो रहे हैं सही तरीके से, तो आपके पास सीनियर ऑफिसर जो होते हैं उसके जो इंचार्ज होते हैं, DYSP होते हैं, एडिशनल SP होते हैं, SP होते हैं, उनके पास आप जाके बोलें साहब यहाँ पे मुझे लगता है कि मेरा इन्वेस्टिगेशन जो है वो सही तरीके से नहीं हो रहा है, तो आप प्लीज़ मेरा इन्वेस्टिगेशन सही तरीके से कराएं और रिक्वेस्ट करें। आप अपना रिप्रेजेंटेशन जो है वो सीनियर ऑफिसर्स को दे सकते हैं एंड भली बात ही वो उस चीज़ को समझते हैं और डेफिनेटली हेल्प करते हैं इसके अंदर। और फिर भी अगर आपको लगता है कि आपके अगेंस्ट गलती FIR दर्ज हो गई है एज एक्यूज्ड, तो आपके पास सेक्शन 482 जो कि हाई कोर्ट में होता है जिसको बोलते हैं इनहेरेंट पावर ऑफ हाई कोर्ट, आप जा सकते हैं उस FIR को चैलेंज कर सकते हैं। और बहुत मैटर्स ऐसे हैं जिसके अंदर हाई कोर्ट ने FIR को क्वाश किया। जैसे हाई कोर्ट को लगता है कि FIR गलत है, गलत तथ्यों में दर्ज हुई है, तुरंत हाई कोर्ट एक्शन लेके उस FIR को ख़त्म कर देता है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से हाई कोर्ट कहीं न कहीं एक छोटे लेवल से लेकर के बड़े लेवल तक बड़ी बारीकी के साथ में जो है वो कहीं न कहीं परिवादी को राहत देने का प्रयास करती है। वकील साहब, आज भी हिंदुस्तान की जनता का न्यायपालिका पर पूरा भरोसा बना हुआ है, ये ऐसा क्यों और किस लिए? ऐसा है कि वी आर वेरी लकी। हमारी जो कंट्री है डेमोक्रेटिक कंट्री है और इतना अच्छा सेटअप है हमारे देश का कि जहाँ पे देयर इज़ अ स्ट्रक्चर ऑफ कोर्ट्स। अब आप देखें कि डिस्ट्रिक्ट लेवल की कोर्ट्स हैं जहाँ पे कि इनिशियल केसेस जो हैं वो सारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में चलते हैं ना। कोई सा भी अगर कोर्ट होता है, कोई भी क्राइम होता है, वो पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट फेस करती है, उसके बाद फिर वहाँ से जो रिज़ल्ट आता है यू कैन चैलेंज और अपील इन द हाई कोर्ट। अगर वहाँ से भी आपको लगता है कि डिज़ायर्ड रिजल्ट नहीं है, यू हैव द ऑप्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो जो हमारा स्ट्रक्चर बना हुआ है कोर्ट का, डिफरेंट स्ट्रक्चर है एंड एट अ डिफरेंट लेवल, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो हमारा जो जुडिशियल जो सिस्टम है, इट इज़ नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय एनी पॉलिटिकल पार्टी, इट इज़ नॉट डिपेंडेंट, किसी के ऊपर एक डिपेंडेंसी नहीं है उनकी कि मैं इससे जुड़ा हुआ हूँ या नहीं। वो बहुत इंडिपेंडेंट बॉडी है जो अपने आप में वर्क करती है। उनका किसी सी भी चीज़ से बायस होना बहुत मुश्किल है। और जो हमारी जुडिशरी है, वी आर वेरी फॉर्चुनेट कि वेरी लर्नड, वेरी कॉम्पिटेंट जजेस वी हैव। बहुत ही सक्षम लोग बाग हैं जो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के लेवल पे पहुंचते हैं। जो हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो जजेस हैं, बहुत वो एक लेवल पे आने के बाद क्वालिफाइड होते हैं, तो उनका एक लेवल अलग होता है। इसलिए सबका विश्वास है कोर्ट के ऊपर एंड दे ट्रस्ट। एंड वी हैव सीन कि बड़े से बड़े पॉलिटिशियंस हैं या बिजनेसमैन हैं, वो भी दे हैव गॉन बिहाइंड द बार्स, सो दैट्स व्हाई पीपल ट्रस्ट। ये मेन रीज़न है। बिल्कुल वकील साहब, जिस तरीके से लोगों का सबसे बड़ा यह है कि विश्वास आज भी कोर्ट पर बना हुआ है। मेरा आखिरी और अंतिम सवाल आपसे ये है कि कभी आपकी जनरी में या आपकी जो सफ़र में कभी ऐसा कोई केस आया हो जिसने आपको बड़ा हिलाया हो या ज़्यादा आपको सोचने पर मजबूर किया हो? सामने वाले को आपको लगा कि नहीं, मुझे उससे पूरी सज़ा दिलानी है, अगले ने भी अपनी पूरी ताकत लगाई है बचने के लिए, तो आपके जीवन में ऐसा कोई बड़ा क्रिटिकल केस जिस पर आप बिल्कुल ज़्यादा सोचने पर मजबूर हुए हो और आपने हो सकता है कि कई ऐसे आइडियाज़ या ऐसी कई कानून की नई चीज़ आपने खोजने का प्रयास किया हो? देखिए, ऐसा है कि सारे केस इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे लिए, तो कोई बड़ा छोटा नहीं होता है। हाँ, मगर ये है कि कुछ केसेस जो होते हैं, स्पेशली जो पॉक्सको एक्ट के हैं, जहाँ बच्चों के साथ कुछ क्राइम्स वगैरह हो जाते हैं, वो बड़े सेंसेशनल होते हैं। वो उसमें थोड़ा सा बड़ा यू फील वेरी बैड कि इस तरीके से क्यों हो रहा है। वो एक थोड़े टचिंग वाले केसेस होते हैं जहाँ मुझे लगता है कि वहाँ पे बहुत प्रोटेक्शंस रिक्वायर्ड हैं हिंदुस्तान में।
और अभी कुछ परिस्थितियों में हम देखते हैं कि ये ड्रग्स के भी मैटर्स बहुत बढ़ रहे हैं, NDPS वगैरह के मैटर्स। आई थिंक वो भी एक स्कैरी पार्ट है हमारे देश के लिए, जहाँ पे कि बच्चे ड्रग्स में जा रहे हैं, पूरी कंट्री पैरालाइज हो रही है। तो वो भी एक बहुत भारी हमारे लिए एक विषय है जिस पे मेरे ख्याल से गहन चिंतन होना चाहिए और इस पे कंट्रोल होना चाहिए। बट हाँ, हम लोग एज आई सेड कि लॉ इज़ डायनामिक, इट कीप्स ऑन चेंजिंग, सो लॉट ऑफ लॉज हैव कम एंड इट इज़ डायनामिक इन नेचर, सो थिंग्स आर चेंजिंग फॉर गुड, फॉर श्योर। बिल्कुल, जिस तरीके से लगातार कानून के अध्याय में अलग अलग एक अध्याय जुड़ते जाते हैं, वैसे ही कहीं ना कहीं कानून की किताब में भी प्रतिदिन जो है वो कहीं ना कहीं कानून में बदलाव भी होते हैं। और सबसे ख़ास बात यह है कि जो हमारे सुप्रीम कोर्ट्स और जो हाई कोर्ट्स के जो बड़े जज हैं, ये बड़े सेंसिटिव होते हैं। ये कहीं ना कहीं एक कानून के मुताबिक जो है वो जिस तरीके से एक्यूज़ जो होता है वह कहीं ना कहीं एक बड़ी राहत देने का प्रयास करते हैं। फिर हाजिर होंगे ऐसे कुछ खास दिलचस्प मुलाकात के साथ और ख़ास मेहमान के साथ। तब तक दीजिए इजाज़त, नमस्कार।